नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैल्कन वेल्थ में स्वागत है। आज हम एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। निवेशक के देहांत के बाद अक्सर ये देखा गया है कि परिवार वालों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्लेम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार पेपर वर्क करने में महीनों निकल जाते हैं। कुछ सवाल अक्सर इनके मन में आते हैं कि नॉमिनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे क्लेम कर सकता है? क्या कोई और इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर दावा कर सकता है? नॉमिनेशन न करने का क्या परिणाम होता है? लीगल पेपर वर्क में क्या क्या शामिल होता है? इन तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के देहांत के बाद आप पैसे डायरेक्टली नहीं रिडीम कर सकते। सारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को पहले नॉमिनी या लीगल हेयर या जॉइंट होल्डर के नाम पे ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे और उसके बाद वो नया होल्डर इन सारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर सकता है उनके मार्केट वैल्यू पे। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं यूनिट्स को, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। अब जो भी कोई इस म्यूचुअल फंड यूनिट्स को क्लेम करेगा उसे हम क्लेमेंट करके कहेंगे। अब वो नॉमिनी हो सकता है या जॉइंट होल्डर हो सकता है या लीगल हेयर। इसके आगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स फिजिकल या डीमैट फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम केवल म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो फिजिकल फॉर्म में एएमसी के पास है उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड यूनिट्स में मोड ऑफ होल्डिंग मोटे तौर पर दो तरीके से होती है। पहला सिंगल या सोल होल्डिंग और दूसरा जॉइंट होल्डिंग। जॉइंट होल्डिंग में भी दो तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। जॉइंट या एनीवन और सर्वाइवर आपका मोड ऑफ होल्डिंग तय करता है कि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कैसे क्लेम कर सकते हो। इन मोड ऑफ होल्डिंग के आधार पर क्लेम के 4 सिनेरियो होते हैं। पहला, सेकंड या थर्ड यूनिट होल्डर का देहांत। दूसरा, पहले यूनिट होल्डर का देहांत जहां म्यूचुअल फंड्स जॉइंट होल्डिंग में है। तीसरा, जॉइंट में सारे के सारे म्यूचुअल फंड होल्डर्स का देहांत या सोल या सिंगल होल्डिंग में उस व्यक्ति का देहांत जहां पर नॉमिनेशन अवेलेबल है। और अंत में चौथा, सभी व्यक्ति का देहांत या सोल होल्डर का देहांत जहां पे नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं है। आइए हम हर एक सिनेरियो को सही से समझते हैं। पहला सिनेरियो, दूसरा या तीसरे व्यक्ति का देहांत हो जाता है। ये सबसे सरल केस है। यहाँ एक चीज़ याद रखिए, अगर 3 होल्डर्स है और दूसरे होल्डर का देहांत हो जाता है तो तीसरा होल्डर दूसरा होल्डर बन जाता है, और अगर केवल 2 ही होल्डर है फोलियो में तो दूसरा होल्डर पहला होल्डर या सिंगल होल्डर बन जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस ट्रांसमिशन की प्रक्रिया के दौरान आप किसी और व्यक्ति का नाम ऐड कर सकते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चलिए आप फटाफट इस केस को देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म T1 लेना होगा। ये आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये T1 नंबर का फॉर्म। ये सिर्फ एक प्रोफॉर्मा है। एक्चुअल फॉर्म म्यूचुअल फंड लोगों के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म के साथ आपको ओरिजिनल या नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा दूसरे या तीसरे व्यक्ति का। इसके बाद आप बैंक चेंज फॉर्म भी दे सकते हो कैंसिल चेक के साथ, अगर ज़रूरत पड़ी तो। और उसके साथ में आप नॉमिनेशन चेंज फॉर्म भी दे सकते हो। ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत इस केस में नहीं पड़ती है, बट किसी रेयर केस में अगर आपको ज़रूरत पड़े जहां आपको बैंक चेंज करवाना हो तो भी आप कर सकते हो। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका KYC पुराना या इनकम्प्लीट है तो उन सारे सर्वाइविंग यूनिट होल्डर्स को एक नया CKYC फॉर्म भर के देना होगा। ठीक उसी तरह अगर AMC के पास फैटका या एडिशनल KYC डिटेल्स अपडेटेड ना हो तो एक अलग फैटका का फॉर्म मिलता है, वो भी आपको भर के देना पड़ेगा। ये सारे फॉर्म्स आप ट्रांसमिशन फॉर्म T1 के साथ AMC में जमा कर दें और आपकी ट्रांसमिशन प्रक्रिया 14 दिनों के अंदर हो जाएगी। अब हम दूसरे सिनेरियो की ओर चलते हैं जहां पहले यूनिट होल्डर की डेथ हो गई है और मोड ऑफ होल्डिंग जॉइंट है। मोड ऑफ ऑपरेशन जॉइंट या एनीवन और सर्वाइवर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोड ऑफ होल्डिंग इम्पोर्टेंट है।
अब जॉइंट होल्डिंग में 2 या 3 यूनिट होल्डर हो सकते हैं। अगर पहले व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो ट्रांसमिशन के बाद पहला यूनिट होल्डर बन जाएगा, और अगर इसमें तीसरा यूनिट होल्डर भी है तो वो व्यक्ति दूसरा यूनिट होल्डर बन जाएगा। याद रखिए, ट्रांसमिशन के प्रक्रिया के वक्त या उसके बाद आप कोई नया नाम नहीं ऐड कर सकते। अब यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म T2 देना होगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये फॉर्म T2 दिखेगा। इसके साथ आपको जोड़ना होगा फर्स्ट यूनिट होल्डर का नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट या ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट। साथ ही आपको दूसरा यूनिट होल्डर जो अब पहला यूनिट होल्डर बन जाएगा उसका एक कैंसल चेक देना होगा और बैंक डिटेल्स भर के देनी होगी। यहाँ आप चाहे तो नॉमिनेशन चेंज फॉर्म भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके KYC पुरानी या इनकम्प्लीट है तो नया CKYC फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा। साथ ही अगर फैटका अपडेटेड ना हो तो वो भी आपको जमा करवा देना पड़ेगा। इस सिनेरियो में केवल इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब चलते हैं तीसरे सिनेरियो में, जहाँ पे सिंगल यूनिट होल्डर या सभी के सभी यूनिट होल्डर्स का देहांत हो गया है और उन्होंने नॉमिनेशन करके रखा है। इस केस में आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म T3 देना होगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये फॉर्म दिखाई देगा। अगर यहाँ आपके क्लेम की टोटल एग्रीगेट वैल्यू 2 लाख से ऊपर है तो इस सारे फॉर्म को नोटराइज करना पड़ेगा और यहाँ पे नोटरी की सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। इस T3 फॉर्म के साथ आपको सोल या सारे होल्डर्स का नोटराइज्ड या ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट जोड़ना होगा। इसके साथ क्लेमेंट या गार्डियन की पैन कार्ड कॉपी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार नॉमिनेशन में माइनर चाइल्ड होता है, पोता पोती, बेटा बेटी। इस तरह नॉमिनेशन में जो भी माइनर चाइल्ड का नेचुरल पेरेंट या गार्डियन हो उनका पैन कार्ड कॉपी आपको देना होगा, और जो माइनर चाइल्ड है उसके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। क्लेमेंट या गार्डियन का KYC ओल्ड या इनकम्प्लीट हो तो आपको एक नया CKYC फॉर्म भर के देना होगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा क्लेमेंट या माइनर का बैंक डिटेल्स लगेगा प्री प्रिंटेड कैंसल चेक के साथ। अगर क्लेमेंट माइनर है तो माइनर का बैंक अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाय पेरेंट या गार्डियन का होना चाहिए। क्लेमेंट ने अपना हक साबित करके यूनिट्स का क्लेम कर रहा है तो क्लेमेंट को एक नया नॉमिनेशन चेंज फॉर्म भर के देना होगा, नहीं तो ट्रांसमिशन के बाद अकाउंट स्टेटमेंट में नो नॉमिनेशन करके लिखा हुआ आएगा। फैटका और एडिशनल KYC डिटेल्स का फॉर्म भी आपको भर के देना पड़ेगा, और अंत में बैंकर्स अटेस्टेशन फॉर्म एनेक्स्चर 1A लगेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये 1A फॉर्म दिखाई देता है। इस फॉर्म की आवश्यकता होती है अगर आपका क्लेम 2 लाख रुपए तक का है। 2 लाख से ज़्यादा का क्लेम है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, T3 फॉर्म आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे सिनेरियो में, जब सोल या जॉइंट में सारे होल्डर्स का देहांत हो जाता है और उन्होंने कोई भी नॉमिनेशन नहीं किया है। ऐसे सिनेरियो में ट्रांसमिशन कैसे होगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये ही केस में होता है। इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला, जहां पे टोटल क्लेम 2 लाख रुपए तक का है, और दूसरा जहां टोटल क्लेम 2 लाख से ज़्यादा है। दोनों भागों में क्लेम के लिए भले ही काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स सिमिलर होंगे, परंतु प्रक्रिया काफ़ी अलग हो जाती है। सबसे पहले हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें भले ही वो क्लेम अमाउंट 2 लाख तक का हो या 2 लाख से ज़्यादा हो। सबसे पहले ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म T3, जो हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। अगर 2 लाख रुपए तक का क्लेम है तो आपको इस फॉर्म को नोटराइज करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका क्लेम 2 लाख से ज़्यादा है तो इस फॉर्म को नोटराइज करके यहाँ पे नोटरी के सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद वही प्रोसेस रहेगा। क्लेमेंट का पैन कार्ड, क्लेमेंट माइनर होगा तो गार्डियन का पैन कार्ड, माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट, KYC, बैंक प्रूफ, कैंसल चेक, नॉमिनेशन, फैटका, ये सब कॉमन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो केवल 2 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए ही उपयोग होगी।
सबसे पहले बैंक अटेस्टेशन फॉर्म जो हमने पहले देखा। अब आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो साबित कर सकता है कि मृत व्यक्ति और आपके बीच क्या संबंध है। आगे लीगल पेपर वर्क की बात करते हैं तो इंडेमनिटी बॉन्ड एनेक्स्चर 2 के रूप में देना होगा। ये देखिए एनेक्स्चर 2 कुछ इस तरह से दिखाई देगा। संक्षेप में आपको बता दूं कि ये फॉर्म पे किन 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहली चीज़, आप स्टैम्प पेपर पर टाइप करवा सकते हैं, नहीं तो फ्रैंकिंग भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, फ्रैंकिंग के बाद आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना होगा और वारिसों को दस्तखत करके ये पूरा फॉर्म नोटराइज करवाना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट ऑफ विल है तो इस एनेक्स्चर 2 की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम एनेक्स्चर 3 की बात करते हैं। एनेक्स्चर 3 एक इंडिविजुअल एफिडेविट है जो हर एक वारिस को अलग अलग एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा और इसे नोटराइज भी करना पड़ेगा। आखिर में एनेक्स्चर 4 जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस एनओसी में सारे वारिसों को जॉइंटली साइन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से ये एनओसी का फॉर्मेट है। ये भी आपको एक स्टैम्प पेपर पे या तो फ्रैंकिंग करके सबमिट करना पड़ेगा। अब दूसरे भाग में जाते हैं जहां क्लेम वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है। इसमें क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे हम फटाफट देख लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि T3 फॉर्म आपको नोटराइज करना पड़ेगा अगर आपकी क्लेम वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद आपको इंडिविजुअल एफिडेविट एनेक्स्चर 3 के रूप में देना होगा। ये एफिडेविट सारे वारिसों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट ऑफ विल की एक नोटराइज्ड कॉपी आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ एनेक्स्चर 2 और एनेक्स्चर 4 जो हमने पहले बात की थी उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। नॉमिनेशन नहीं करने के वजह से काफ़ी लोग उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे दावा कर सकते हैं, इसलिए आपका लीगल पेपरवर्क बहुत बढ़ जाता है। बेशक कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस हो सकते हैं, बट आप इस वीडियो को सही से देखोगे तो आपका 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाने से पहले अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशन अभी तक नहीं किया है तो कृपा करके नॉमिनेशन सबसे पहले कर दे और हो सके तो विल भी बनवा ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।